ठीक है, अभी हम लोगों ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, अभी हम फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 62 कर रहे हैं। अब ये बेसिकली 3 टाइप के इशू से डील करता है एक ही सेक्शन, राइट इशू, ईसॉप और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो जो ओके सर। जिसका हो उसके आगे वो लिख देना कि ये राइट है, ये प्रेफरेंशियल है, ये वो है। तो इसको 3 टुकड़ों में बांटेंगे एक्चुअली, कि कितना राइट इशू के लिए प्रोविज़न है वो एक तरफ, और ईसॉप के प्रोविज़न एक तरफ, और प्रेफरेंशियल के प्रोविज़न एक तरफ, और उसके अलावा एक और बोलता है कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी। तो 4 टाइप में बटेगा ये सेक्शन। ठीक है, तो और नीचे एक टेबल बना लो जिसमें 4 नहीं, ऊपर ही एक के नीचे बना, फिर आगे हम करते जाएंगे, पर पहले पढ़ लो, अच्छा। स्टार्ट करो। Where at any हम्म, time a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by the issue of further shares, such shares shall be offered बस अभी to रुक जाओ, persons। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसी भी समय पे कोई कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है वो अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को कैसे, बाई इशू फर्दर शेयर अगर बढ़ाना चाहता है तो वो शेयर ऑफर किए जाएंगे। हम्म? राइट सर। अब जो जिसका एग्जाम्पल रहेगा ना, ऊपर से वो एग्जाम्पल कॉपी करके उसके नीचे टेबल बना के पेस्ट करना। हमने ठीक चार है। पांच टाइप के एग्जाम्पल लिए थे ना स्टार्टिंग में, हाँ जी सर। तो जो जिसका केस रहेगा वो एग्जाम्पल यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है सर। तो पहले तो ये बोलो कि फर्दर शेयर्स की बात हो रही है, डिवेंचर्स की बात नहीं हो रही। सो अनलेस हाँ किसी चीज़ के आगे शेयर्स नहीं लगाए तो ये प्रोविज़न नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है सर। चलो, शेयर की डेफिनेशन इन्होंने इसमें नीचे दी है। कन्वर्टेबल। हाँ, वो नीचे दी है शेयर की डेफिनेशन, इस सेक्शन के लिए शेयर की अच्छा। क्या डेफिनेशन है, आएगी, अपन लाइन से चलेंगे। ठीक तो सबसे है। पहले बोल रहे हैं, तो 62 का सबसेक्शन 1, एक कंपनी को जब भी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करनी है तो वो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। ए बोलो। हम्म, To persons who at the date of offer are holders of equity shares of the company in proportion as nearly as circumstances admit to the paid up share capital on those shares by sending a letter of offer subject to the following conditions। नेमली यहाँ पे भी ऊपर से वो एग्जाम्पल कॉपी कर लो एक टेबल डाल के राइट इशू का। ये इसमें जो राइट इशू का है वो कॉपी कर लो। हम्म ठीक है, हम्म। अब ये बोलो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, क्योंकि इसी के कंडीशंस अपने को पूरी करनी है। हाँ, So basically, Right Move Limited had issued 5 lakh equity shares at 100 each to Mr. BCD, existing members of Right Move Limited are BCD. Right Move is an unlisted company। तो ये एग्जाम्पल है कि 5 लाख शेयर इशू करने हैं 100 रुपये के बीसीडी को, हाँ जो कि एग्जिस्टिंग मेंबर है। तो हाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो ये हाँ। ऊपर आएगा, ये किस रेशो में देने हैं। हाँ जी। ठीक है, अब ये 5 लाख में बीसीडी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग जो है 30-30-40 है। मतलब ठीक है। लिख दो उसके आगे, एग्जिस्टिंग मेंबर और यहाँ ही लिख दो सर। नहीं आर बी सी डी, और बी के आगे ब्रैकेट में 30%, हम्म सी में 30% और डी में 40% लिख दो। नाम लिखा है ना पीछे, हम्म। सी 30% एंड डी। डी 40%। ये इनकी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डिंग की परसेंटेज है। तो मुझे ठीक है। बताओ, जब ये 5 लाख शेयर इशू करने हैं ऊपर सेक्शन ए के हिसाब से, अब कितने कितने शेयर इशू किए जाएंगे। हाँ, तो 5 लाख इशू करने हैं तो इसको 5 लाख का 30% डी को कैलकुलेट करूँ। हाँ, 15 हो गया ना, 1.5 लाख। हाँ हाँ। 5 लाख का 15 ये, 15 ये, 30 और 20 इसको। हाँ, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख और हाँ, 1.5 लाख 2 लाख। और तो इसके 2 आगे लाख आगे लिख दो सॉरी। कि जो सबसे पहले है ना, टू मिस्टर बी सी डी पहली लाइन में, तो बी के हाँ ब्रैकेट हाँ में हाँ लिख दो 1.5 लाख, सी के ब्रैकेट में 1.5 लाख और डी के ब्रैकेट में 2 लाख। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल यूज होगा आगे।
जो पहली लाइन में सबसे ऊपर, नहीं नहीं यहाँ नहीं, पहली लाइन में। पहली लाइन में, अच्छा अच्छा अच्छा, उससे भी ऊपर। राइट मूव टू इशू शेयर्स एट टू मिस्टर BCD, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था ना कि क्या रेशो पे, हम्म, हाँ सर। तो 1.5 लाख 1.5 लाख ऐसे लिख दो ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। अभी तो कॉमे भी ध्यान में आ रहे हैं तेरे। सर फॉर्मेटिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है लीगल उसमें आके, हाँ वही वही बोलो, चेंज हो जाता है पूरा। कॉमे भी डाल दिए, देखती नहीं थी पहले कोमा क्या डालने का। सर पता है मेरा ना एक प्रॉब्लम है कि आई रियली कांट वर्क अंडर स्ट्रेस, तो इसीलिए मैं जॉब में जाती, आधी चीजें मेरी बंद हो जाती। हम्म, ठीक है चलो, चलो अब ये ठीक बोल्ड है। कर ले, ये एग्जांपल है हमारा हाँ कि राइट मूव लिमिटेड को जब भी इसको शेयर इशू करने हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेम प्रोपोर्शन में देना है। तो अभी उनकी प्रोपोर्शन थी 30-30-40, तो हमने 1.5-1.5-2 करके उनको इस रेशो में करना है। लेकिन करने के लिए सब्जेक्ट टू कंडीशन लिख दे, क्या कंडीशन है वो अब आगे आएंगी। 30-40 लिखे ना, ठीक है सर। 40%, उसके आगे लिख सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अभी हमें पता नहीं क्या कंडीशन है, पढ़ेंगे तो एक कंडीशन आएगी नीचे, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट में आई थी। ठीक है सर। बोलो क्या कंडीशन है पहली। हम्म shall be offered to persons who are holders of equity shares of the company, ये तो हो चुका है। फिर first, the offer shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than 15 days or such lesser number of days as may be prescribed, not exceeding 30 days from the date of the offer, within which the offer, if not accepted, shall be deemed to have been declined. तो पहली कंडीशन लिखी ए में, Hmm. ए में एक नोटिस, नोटिस चाहिए, कोई ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, नोटिस लिखा है सिंपल। एक नोटिस Mhm. स्पेसिफाइंग Hmm. एंटाइटलमेंट, इसको एंटाइटलमेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर इंटेंट, हाँ एंटाइटलमेंट एंड ऑफर पीरियड। उसके आगे ब्रैकेट में लिख 7 to 30 डेज, ब्रैकेट में 7 to 30 डेज। अब 7 से कम लिखा क्या है तो सर। 7 डेज, अच्छा ये आपने नहीं नहीं 7 अपने हिसाब से नहीं करा है। नहीं 15 कर, 15 to 30 डेज। हाँ मैं वही सोच रही हूँ। लिमिटिंग 15 टू, सच लेसन नंबर ऑफ डेज एज वो मे बी अभी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। पढ़ेंगे तब हम ठीक करेंगे ब्लू में। अभी के लिए हम ये लिख रहे हैं, पर जो इसमें लिखा है कौन सी डेट से, नॉट एक्सीडिंग। नहीं नहीं, नोटिस स्पेसिफाइंग एंटाइटलमेंट ऑफर पीरियड 50 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। तो ये डेट भी तो चाहिए ना, 15 दिन कब से काउंट करना है। हाँ हाँ हाँ। ऑफर, ठीक है, और उसके आगे डैश डल, इफ नॉट एक्सेप्टेड डीम्ड डिक्लाइंड। तो कोई अलग से लेटर देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डिक्लाइन करता हूँ। अगर 30 डेज में एक्सेप्टेंस नहीं आई तो डिक्लाइन माना जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन को बोल्ड कर दे ऊपर। तो पहली कंडीशन होगी कि अगर आपको राइट इशू करना है, सब जब भी आपको कैपिटल बुलानी है, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेम प्रोपोर्शन में देना है, और वो देने के लिए भी आपको एक नोटिस देना है जिसमें उनकी एंटाइटलमेंट लिखनी है, और उनको 15 से लेकर 30 दिन का टाइम देना है उस ऑफर को एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर उन्होंने ठीक है। उसमें नहीं एक्सरसाइज किया तो वो डिक्लाइन मानी जाएंगी। ठीक है, आगे बोलो 2 में। Unless the articles of the company otherwise provide, the offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favor of any other person, and the notice referred to in clause 1 shall contain a statement of this right. ठीक है, अब राइट टू Right रिनाउंसेट to renounce. सेट होना चाहिए, Right to और वो renounce. कितने का, ऑल और एनी, जरूरी नहीं है कि सारे एक साथ ही करने हैं। देयर इन नोटिस ऑल और एनी शेयर्स, हाँ इन नोटिस फॉर ऑल और एनी शेयर। in favor of any other person, need not be member of the company. Person, not necessarily member of the company.
ठीक है, दो राइट। अभी नोटिस से लिंक चल रहा है, पहले बोला नोटिस दो, ऑफर पीरियड दो, फिर उसमें बोल रहा है नोटिस में स्टेटमेंट दो कि आप चाहो तो ये शेयर रिनाउंसेट कर सकते हो। क्या कर रही हूँ मैं, ये क्या खोल दिया मैंने, एक मिनट। ठीक है। आगे बोलो 3। हाँ सर। After the expiry of the time period specified in the notice aforesaid or on receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that he declines to accept the shares offered, the board of directors may dispose them in such manner which is not disadvantageous to the shareholders and the company. क्या दो मीन्स में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी जो पीरियड ख़त्म हो गया, हाँ। दो चीज़ें, ऊपर टेबल में जाओ, थर्ड कंडीशन। कंडीशन ये बेसिकली ये प्रोसेस एक नया स्टेप है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 days ऑफ 30 days और 30 days ऑफ 30 days और अर्ली इंटीमेशन ऑफ डिक्लाइन। जो ऊपर लिखा हुआ था 30 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो डिक्लाइन माना जाएगा। अगर कोई पहले ही डिक्लाइन कर देता है वो, और डिक्लाइन कॉमा बोर्ड में allot those shares, those unsubscribed shares to any person on such terms not disadvantageous to शेयर होल्डर और कंपनी। तो ये कंडीशन नहीं हुई, ये एक एनेबलिंग क्लॉज हुआ। अभी एक ऑफर में क्या होता है, आपने ऑफर करी, सामने वाला या तो लेगा या डिक्लाइन करेगा या किसी और की फेवर में रिनाउंस करेगा, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं नहीं। अगर उसने लिया तो शेयर किसको दिए जाएंगे? वो जिसके फेवर में करेगा उसको। नहीं, अगर उसने खुद ही ले लिया तो नोटिस आपने दिया कि ये शेयर्स आपको मिल रहे हैं, उसने बोला हाँ मैं लूँगा और आपको पैसा दे दिया, तो ये शेयर तो उसी शेयर होल्डर के नाम पे अलॉट करोगी। राइट सर। अब सेकंड सिचुएशन में उसने बोला मैं नहीं करूँगा, मेरे वाइफ के नाम पे मैं रिनाउंस करता हूँ, तो पैसा अब कंपनी को कौन देगा? वाइफ। राइट सर। तो अभी वाइफ क्या देगी? वाइफ लेटर ऑफ एप्लीकेशन देगी, रिनाउंसेशन लेटर देगी, प्लस पैसा देगी। यस सर। ये तीनों चीज़ें जब बोर्ड को मिलेगी तो बोर्ड क्या करेगा? वाइफ के नाम पे अलॉटमेंट करेगा। अब वो बोलता है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है या मुझे आपकी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है फर्दर शेयर्स बढ़ाने के लिए और पैसा डालने के लिए, मुझे नहीं लगता आपकी कंपनी में कोई ग्रोथ है, तो वो क्या कर देगा? डिक्लाइन। अब डिक्लाइन दो तरीके से कर सकता है, एक वो कोई रिस्पॉन्स ही ना दे आपको 30 दिन तक, यस सर, तो ऑटोमेटिकली डीम टू भी डिक्लाइन हो जाएगा। यस सर। या फिर आपको एक लेटर लिख के बोल दे कि मैं डिक्लाइन करता हूँ एक्सप्रेसली। तो जब ये दो केस हुए, जब उसने एक्सप्रेसली डिक्लाइन कर दिया या पूरा 30 दिन होने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो सपोज ये जो सी था जिसके बाद 1.5 लाख शेयर्स की ऑप्शन थी, अब ये तो उसने सब्सक्राइब भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं 30 दिन तक, राइट। तो आपको 30वें दिन तक सिर्फ 1.5 लाख प्लस 2 लाख 3.5 लाख का पैसा आया। हाँ। अब आपने राइट इशू क्यों किया था? आपको पूरा 5 करोड़ रुपए चाहिए था। हाँ। अब ये तो ना बोलोगे अभी हमें कुछ और नहीं करना। तो अब जो बचे हुए शेयर हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? वो कोई और इन्वेस्टर ढूंढेगा जो कि नीड नॉट बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और उसको दे देगा। अब वो देने के टाइम पे क्या ध्यान रखेगा कि अभी बाहर वाले को 100 रुपये पे दे रहे तो उसको सस्ता नहीं देगा, क्योंकि सस्ता देगा तो कंपनी के इंटरेस्ट से खराब हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे वो आ गया कि शुड नॉट बी डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर और कंपनी। तो जो रेट था उससे अच्छे रेट पे या सेम रेट पे देगा, कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो राइट इशू का कंसेप्ट समझे क्या? हाँ जी सर। क्या कंसेप्ट है कि अगर कंपनी को कभी भी शेयर बढ़ाने हैं तो सबसे पहले उसको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, आप समझो, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है और इक्विटी शेयर होल्डर भी है, तो ये ऑफर किसको दी जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अभी दोनों है तो हम रेशियो किससे पकड़े?
नहीं तो सर, अगर हम सपोज इक्विटी शेयर्स और ऑफर कर रहे हैं तब ना, अगर हम नहीं नहीं, प्रेफर कोई भी शेयर आप कुछ भी करें, हमें इक्विटी को ही देना पढ़ो। है, पर ये अभी चीज कहाँ से आ 62 गई इसमें वन तो? वन वन ए को प्रॉपर पढ़ो दोबारा। सच शेयर्स की जगह प्रेफरेंस लिखो, इक्विटी लिखो। इक्विटी शेयर्स आर होल्डर्स ऑफ इक्विटी लिखा हुआ नहीं तो यहाँ पे होल्डर ऑफ शेयर्स लिखा होता ना, होल्डर ऑफ सच शेयर्स लिखा होता कि प्रेफरेंस है तो यस सर, प्रेफरेंस को यस दो, सर, इक्विटी है तो इक्विटी को दो। यस सर, यस। तो ये भी आपको क्लैरिटी हुई। अभी डिबेंचर इसमें कवर होगा क्या, कि कंपनी को डिबेंचर इशू करना है तो क्या उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना पड़ेगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो शेयर्स नहीं है। राइट सर। ये क्लियर हुआ? तो अब ये हाँ जो जी। 1 2 3 है इसको उठा के इस टेबल के ऊपर कॉपी कर लो, क्योंकि वो हमने पढ़ लिया। तो राइट इशू का पहला ठीक है, प्रोविजन हो गया 62(1)(a), जिसका ठीक है सर। 3 पार्ट थे। तीनों पार्ट में ये बोल रहे थे नोटिस देना है, नोटिस में ऑफर पीरियड देना है, फिर आपको उसमें राइट ऑफ अनाउंसिएशन देना है, और टाइम खत्म होने के बाद या अर्ली डिक्लाइन पे बोर्ड को पावर है कि वो हम्म। अलॉट कर सकते। अब एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखो कि जो चीज़ नहीं एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है वो सब परमिटेड है। हाँ, तो कहीं पे भी कुछ भी इशू आए तो आपको इतना ही प्रोविज़न लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कोई वायलेट नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो राइट इशू के कंटेक्स्ट में जब क्वेश्चन आए, कोई भी इंटरप्रिटेशन की बात आए, तो जितना लिखा हुआ है अगर वो वायलेट नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम्म, ठीक है। ठीक है, ये ए हो गया 62(1)(a) जो डील कर रहा है राइट इशू से। सो इस टेबल के हेडिंग पे लिख दो राइट इशू अंदर बोल्ड करके, राइट मूव लिमिटेड से पहले राइट इशू कर दो, और उसके आगे लिख दो सेक्शन 62(1)(a। मैंने बोला 4 टाइप के हैं इसमें, राइट इशू है, ईसोप है, प्रेफरेंशियल है, और कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी है। ठीक है सर। बोल्ड कर दो उसको राइट इशू और एक फॉन्ट बड़ा कर दो। ओके, चलो अब बी पढ़ो और एग्जाम्पल उठाओ बी का क्या है ऊपर से, और उसके नीचे पेस्ट कर दो। बीबी इसके अंदर ही ले लूं सर? नहीं नहीं, बी अगला है, सॉरी। अगले टाइप का इशू है। पढ़ो बी हाँ, तो पढ़ो। एक अलग डब्बा बनाओ ना। हाँ तो उसके नीचे। एम्प्लॉयज अंडर a scheme of employee stock option subject to special resolution passed by company and subject to such conditions as may be अब ये prescribed. प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन आपको पूरी पढ़वाई हुई है, इसका अपन ने वीडियो भी डाला हुआ है ईसोप का, ईसोप है राइट सर, अनलिस्टेड राइट। कंपनी। हमने यहाँ पे ये हाँ सेक्शन जी, पढ़ा था सब करने के बाद कि ये यहाँ से आ हाँ रहा है जी। और रूल ये बोल रहा है। तो डब्बा डाल के हम्म। ऊपर से सिर्फ उसका एग्जाम्पल कॉपी कर लो। तो ईसोप का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ईसोप था, 2 टाइप के प्रोविजन थे, एक ईसोप इशू के थे जो अनलिस्टेड कंपनी को लग रहे थे, हाँ, और उसमें लिखा था अगर और एक लिस्ट, शेयर एम्प्लॉय। हाँ शेयर हाँ, बेस्ड बेनिफिट रेगुलेशन थे। फिर एक था कि हाँ। फाइनेंसिंग टू ट्रस्ट, 2 ही प्रोविजन थे ट्रस्ट के ईसोप से रिलेटेड। राइट, राइट सर। याद आया थोड़ा थोड़ा? हाँ, हाँ, थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा पूरा याद है सर। गुड। पूछो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए आपको तो। नहीं अभी नहीं पूछते, फिर भटक जाएंगे। हम्म। पढ़ने का सर सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है ना कि एटलीस्ट आपको ये पता रहता है कि लॉ में क्या क्या लिखा है हाँ, और ये कहाँ अब लिखा है। हम कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि मोस्टली अपन यही इग्नोर करते हैं, रेडीमेड आंसर ढूंढते हैं गूगल से, तो फिर हम हाँ, उसकी लिमिट पे रह जाते हैं। अगर एक बार बेस पढ़ लिया तो जब आप रेडीमेड हाँ, आंसर भी ढूंढोगे तो भी आपको उसका बेस मालूम रहेगा कि ये क्यों आ रहा है। तो उसमें जब बहुत भी, इंपॉर्टेंट है सर। हाँ एक्चुअली तो सब लोग वही पूछते हैं ना। हाँ, तो तो और क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं जो बैक में लिखे होते हैं, एग्जाम्पलों में नहीं हाँ, मिलते। क्वेरियाँ हमेशा वैसी आती हैं, उसके लिए लॉ का प्रोविज़न ही चाहिए कि लॉ में क्या है, और वहाँ पे इंटरप्रिटेशन में फिर वही रूल है कि एवरीथिंग अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड। राइट सर। फिर गड़बड़ हो गई इसमें। ये कुछ डब्बे बनाने में कुछ चक्कर रहता है। वो ऊपर वो दिख रहे हैं ना आपको, उसको लेफ्ट में लेना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करो। कंट्रोल जेड, हाँ। कर दो आप ऊपर, वो देखो वो जो 2 के बाद ऊपर वो ए, दिख रहा है, हाँ इनको खींचो और अंदर ले लो वाइट वाले में। अच्छा।
ओके, ओ ये हाँ, ओके सर। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ दो एक बार, क्या एग्जाम्पल है, बोर्ड कर दो। वही 62(1)(b लिख दो। ईसोप के केस में एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जब एम्प्लॉय को ऑप्शन दी जाती है कंपनी के शेयर प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर डेट में खरीदने को, उसको अंडर ए स्कीम विच इज़ पास बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय कंपनसेशन कमिटी और एम्प्लॉई ट्रस्ट। और वो जो ट्रस्ट के शेयर्स हैं वो सेकेंडरी प्राइमरी दोनों हो सकते हैं, और उसमें साल में लिमिट थी 5% से ज़्यादा नहीं टोटल, और सेकेंडरी मार्केट में 2% पर ईयर खरीदने का। 1 साल का मिनिमम वेस्टिंग ग्रांट का पीरियड, ग्रांट और वेस्टिंग में। और फिर वो सब केस थे डेथ पे, इनेबिलिटी पे, क्या क्या होगा। राइट। ठीक है, बोल्ड कर दो और सिर्फ पढ़ दो कि क्या है एग्जाम्पल, तो कि कहाँ पे ये प्रोविज़न 62(1) भी लगेगा, क्या केस पे लगेगा। राइट रा- मूव लिमिटेड इज टू हाँ, पढ़ लूँ ना। राइट मूव लिमिटेड इज टू इशू 5 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 100 each to Mr. X and Y, employees of the company. Existing members of Rightmove Limited are B, C, and D. Rightmove is an unlisted company. ESPS under scheme of preferential allotment, if not under any scheme. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले स्कीम के अंदर देंगे तभी ये ईसोप माना जाएगा। अगर बिना स्कीम के करोगे तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, तब आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल लगेंगे। ठीक है सर। बोल्ड कर दो इसको। तो अभी यहाँ पे आपको आया कि अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल लगेंगे, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 62(1)(c क्या कह रहा है। To any persons if it is authorized by a special resolution, whether or not those persons include the persons referred to in clause A or clause B, either for cash or for consideration other than cash, if the price of such shares is determined by the valuation report of a registered valuer, subject to the compliance with the applicable provisions of chapter 3 and any other conditions as may be prescribed. हाँ, अब ऊपर जितने भी एग्जाम्पल 62 वाले थे ना वो सब इसके नीचे पेस्ट कर लो कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, टेबल डाल के हेडिंग डाल दो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और नीचे ऊपर के जितने भी प्रोविजंस थे वो सब डाल दो। फिर हम लिखेंगे कि वो करने के लिए क्या क्या चाहिए जो उसमें लिखा हुआ है। शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। ऊपर से जितने भी एग्जाम्पल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के हैं वो सब नीचे यहाँ पेस्ट कर दो। एग्जाम्पल में हमने जो एग्जाम्पल बनाए थे उसमें जितने भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के, क्योंकि यहाँ शेयर्स की बात हो रही है कि इफ कंपनी विश टू इशू एनी शेयर्स, और शेयर्स में हम कन्वर्टेबल भी पकड़ेंगे। ये भी है और ये भी है और ये भी है, 3 है। ले लो, उनको कॉपी करो कि ये सब करना है तो आपको 62 का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो सर देखो इस वक्त तो मेरा स्केल यहाँ पे, बट फिर भी ये उस पे जाओ ना जहाँ पे उस लाइन पे क्लिक करो, पहले राइट मूव वाली इस पे। लाइन पे, राइट मूव लाइन लिमिटेड जहाँ लिखा है वहाँ पे क्लिक करो। वो देखो ना ऊपर बाहर है कुछ तो। अच्छा ठीक है, आ गया पीछे। ठीक है सर। इतना पेशेंस कहाँ से आता है आपके अंदर, आप मुझे ये बताओ। अभी कुछ काम ही नहीं है ना मेरे को, खाली बैठा है। मेरे को तो सोहम को पढ़ाने के लिए भी इतना पेशेंस नहीं आ पाता। उस पर क्लिक करो फिर लो। एक ये दोनों कर लिए थे मैंने तो, क्या हो गया। और ये रहा है इसके अंदर, इसको और एंटर करना पड़ेगा। ओके, आगे सर। अभी फटाफट एग्जांपल पढ़ दो क्या क्या इशू कर रहे हैं जिसके लिए हमको
62(1)(c लगेगा। फिर हम इसको डेफिनेशन सी के पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे। पहले पढ़ दो क्या क्या लिखा है। Rightmove Limited is to issue 5 lakh equity shares at the rate rupees 100 each to Mr. A, who is a new person and not a shareholder, and Mr. B, who is a promoter shareholder. Existing members of Rightmove Limited are B, C, and D. अब ये Rightmove is हाँ, an unlisted. अनलिस्टेड कंपनी, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे तो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आ रही है आगे, Right. और इक्विटी शेयर इन्वॉल्व है। हाँ ठीक है। एंड देन अगला एग्जांपल पढ़ू ना सर? अगले में हम 5 लाख फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दे रहे हैं, उससे अगले में 5 लाख हाँ हाँ कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। तो इक्विटी Preferences. शेयर है, डिबेंचर है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल है, इसलिए उनको 62 एप्लीकेबल हो रहा है। अगर नॉन कन्वर्टिबल होते तो खाली सेक्शन 42 एप्लीकेबल होता। तो जितना 42 की रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ उतना ही उनको कंप्लाई करना पड़ता है, प्लस देयर रिस्पेक्टिव सेक्शन। तो तीनों को बोल्ड कर दो। तो अब ये चीज़ें अगर हमको करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 62(1)(c के हिसाब से वो कंडीशंस बनाओ कि अगर ये 3 चीज़ें करनी है, हमको ऐसा अलॉट करना है, तो 62(1)(c क्या कह रहा है वो सारी कंडीशन 1 2 3 4 करके नीचे लिखो, ABCD करके। नहीं, तीनों के नीचे, सब तीनों करके, क्योंकि तीनों को सेम प्रोविज़न लगेंगे। अच्छा तीनों। थर्ड के नीचे ना। अब जो जो लिखा है वहाँ से कर लो कि अलॉटमेंट टू बी मेड। अब इसको कैसे पढ़ने का है? हाँ, सबसे पहले 62(1) वाली लाइन उठाओ जो सबसे ऊपर थी। 62(1). हाँ Where at खाली, any time. हाँ हाँ उठाओ। Where at any time a हाँ company वेयर से having a लेके share शैल बी capital ऊपर, ये कॉपी proposes कर to लो। increase its subscribed capital by the issue of further such. यहाँ पे 1 की जगह 1 हटा दो, क्योंकि इसके नीचे 1 2 3 4 आएंगे। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, वेयर एट एनी टाइम ए कंपनी, तो कोई भी कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक कोई भी, किसी का एग्जम्पशन नहीं है यहाँ पे। हैविंग ए शेयर कैपिटल, तो कंपनी दो टुकड़ों में बनना है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग। तो हैविंग शेयर कैपिटल को ये सेक्शन लगेगा। अब उसको अपनी सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ानी है बाय इश्यू ऑफ फर्दर शेयर, तो वो शेयर शेल बी ऑफर्ड 1 कर दो। क्या कंडीशन है सेक्शन में, और 62(1)(c) में, हाँ, टू एनी पर्सन इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल। हाँ सच शेयर शेल बी ऑफर्ड के बाद लिखो टू एनी पर्सन, नीचे आ जाओ। ऐसे 1 2 करूँ ना सर? नहीं, पहले सच शेयर शेल बी ऑफर्ड टू एनी पर्सन। ऊपर ही लिखूँ? हाँ, टू एनी पर्सन। हाँ अब 1 2 3 करो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का है। फिर सेकंड में सच पर्सन मे और मे नॉट बी मेंबर और एम्प्लॉय। सच पर्सन मे और मे नॉट बी एग्जिस्टिंग मेंबर और एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्लास बी है सी। फिर थर्ड, इशू कैन बी फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश, कार के बदले में, बिल्डिंग के बदले में, ऑफिस के बदले में, प्रॉपर्टी के बदले में। फिर फोर्थ कंडीशन, प्राइस डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर।
Fifth, subject to compliance of condition of chapter 3, that is compliance of condition of chapter 3, that means section 42. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 42 एप्लीकेबल होगा, दैट इज सेक्शन 42 विद रूल्स. and rules prescribed by central government, rules prescribed for preferential allotment. तो इसका मतलब अगर एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रही है तो सेक्शन 42 उसका रूल, जो कंडीशन हमने ऊपर पढ़ी थी, ऑफर देना है, ऐसा देना है, पैस 4 पैस 5, प्लस सेक्शन 62(1)(c कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है, वो पर्सनल मेंबर भी नहीं हो सकता, कैश कंसिडरेशन देना, कैश हो सकती है, प्राइस वैल्यूएशन रिपोर्ट के थ्रू होना चाहिए, और जो फर्दर रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको अपने को कंप्लाई करना है. अब इस 62(1)(c को देखो, पढ़ लो कि ये पूरा का पूरा यहाँ कवर हो गया क्या. Any person if so authorized. Any person if it is so authorized by special resolution, whether or not these persons include the persons referred to in clause A of B, either for cash or for consideration other than cash, if the price of such shares can be determined by the valuation report of a registered value subject to the compliance with the applicable provisions of chapter 3 and any other conditions as may be prescribed. तो जब रूल्स आएंगे तो फिर हम इसको और क्वालिफाई करेंगे कि रूल्स में क्या क्या लिखा है. ठीक है, तो 62(1)(a), B, C 3 सेक्शन हो गए. 1 राइट इशू, B ईसोप और C प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. हाँ जी सर. अब 2 पढ़ो. The notice referred to in subclause 1 of clause A of subsection 1 shall be dispatched through registered post or speed post or through electronic mode or courier or any other mode having proof of delivery to all the existing shareholders at least 3 days before the opening of the issue. ठीक है, अब इसको ऊपर जाओ और जिसमें है उसके नीचे लिखो ये राइट इशू का है. राइट इशू में जो नोटिस देने की बात हो रही थी उसके आगे जाओ, 1A में. ठीक है, नोटिस देखो. हाँ, अब इसके आगे लिखो नोटिस स्पेसिफाई एंटाइटलमेंट ऑफर वेयर फ्रॉम द डेट ऑफ डैश करो. ठीक है, टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड स्पीड, छोटा छोटा भी लिखो भी चलेगा, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कुरियर. कुरियर है देखो नीचे. अभी कौन कौन से मोड है इसके नीचे देखो क्या क्या हम लिखे हुए. हाँ, वहाँ नीचे 2 में कोरियर है और एनी अदर, मतलब जिस भी मोड में हमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल जाए वो सारे चलेंगे. और कब देना है? 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू. तो जो भी आपने ऑफर डेट लिखी है कि हमारा ऑफर इस दिन से 15 से लेकर 30 दिन के लिए चालू रहेगा, उससे 3 दिन पहले डिस्पैच करना है. नीचे हो गया ना ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कुरियर और एनी अदर कुरियर और एनी अदर मोड which may give us proof of delivery. POD. ए बिलो हेलो. हाँ हाँ ठीक सर. है, और डैश करके 3 डेज प्रायर टू, एटलीस्ट 3 days. हाँ, प्रायर टू ओपनिंग ऑफ ऑफर. opening of offer. अरे यार खुद करा लो सर, करा लो. कोई आया रहेगा, 1 मिनट होल्ड करना. हाँ सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर. ठीक है. तो ये क्लियर हुआ कि जिस दिन हम सपोज अभी एग्जांपल देते हैं कि मुझको 7 तारीख से ऑफ़र चालू करनी है 30 दिन के लिए राइट इशू की, तो मेरे को 3 दिन पहले, मतलब 3 तारीख को तो मुझे उनको देना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट. यस. 3 दिन मतलब उनको पहुंच जाएगी ऑफ़र, तो उनका पूरा 1 महीना उनके हाथ में रहेगा ऑफ़र को और पैसे को अरेंज करने के लिए.
ठीक है सर। तो ये 2 था, वो 2 उठा के इसके ऊपर कॉपी कर लो, डब्बे के ऊपर। नीचे से 2 कॉपी करो, ऊपर डाल दो। तो अभी राइट इशू के प्रोविज़न एक तरफ कर दिए हम लोगों ने। एक मिनट सर, नीचे जाओ। ये राइट इशू है ना ये? हम्म ठीक है। तो ये तो एटलीस्ट 3 डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ ऑफर हो गया था इसमें। ये 2 हाँ उठाओ। तो ये हो तो क्या सर? हाँ, इसको कट करो और ऊपर राइट इशू के साथ डाल दो। अच्छा, जो जिसका जो प्रोविज़न है उसको उसके साथ ही रहने दो ना। समझ गई मैं क्या करवा रहे हो। ओके। तो ओके। राइट इशू में अभी इतना ही लिखा हुआ है आपको कि अगर राइट इशू का बेस क्या होता है, यस ईसो सर। का एनेबलिंग बेस क्या है वो आपको दिख गया, प्रेफरेंशियल का एनेबलिंग बेस दिख गया। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। वो पर्सन जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग मेंबर या एम्प्लॉई हो, कोई भी हो सकता है। इशू कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइस रजिस्टर्ड वैल्यू डिटरमाइन करेगा। और सेक्शन 42 और इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल्स को आपको कंप्लाई करना है। ओके सर। ठीक है, अब 3 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हो? अब ये कन्वर्जन ऑफ लोन का आ रहा है अगला टेबल। Nothing in this section shall apply to the increase of the subscribed capital of a company caused by the exercise of an option as a term attached to the debentures issued or loan raised by the company to convert such debentures or loans into shares in the company, provided that the terms of issue of such debentures or loan containing such an option have been approved before the issue of such debentures or the raising of loan by a special resolution passed by the company in general meeting. ठीक है, अब इसके नीचे एक टेबल डालो। ओके। अब इसमें लिखो कि राइट मूव ने डिबेंचर इशू किए थे एक्स को। लिखो राइट मूव लिमिटेड डैश इशूड डिबेंचर्स टू एक्स बैंक allowing them to convert it into equity ठीक है। अब इशू डिबेंचर ऑब्लिक टुक लोन। बैंक को आपने डिबेंचर इशू किया या उससे लोन लिया विद ए कंडीशन कि आप चाहो तो इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना। तो उस केस में आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल नहीं लगेंगे, प्रोवाइडेड आपने इशू के टाइम पर शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। इस केस में नीचे लिखो डाल के प्रेफरेंशियल took loan from X bank होगा ना, पर issued debentures to or from। हाँ, ऐसे करके, वो ठीक है, sorry। ठीक है। अलाइन कन्वर्ट इनटू हाँ। इक्विटी हाँ। सो इसके आगे लिखो डैश इन सच केस सेक्शन 62 नॉट एप्लीकेबल। ऊपर के जो प्रोविजन है राइट ईसो प्रेफरेंशियल तो ये कन्वर्टिबल डिवेंचर्स अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। हाँ, Provided terms of issue of such debenture alone contain such an option have been approved before the issue of such debenture or raising। अब इसके लिखो हाँ Provided that the terms of issue of such debenture loan containing such an option have been approved before the issue of such debentures or the raising of loan by special passed by the company। मतलब जनरल मीटिंग में अप्रूव कराना है स्पेशल हाँ, तो रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। विल नॉट इफ डैश इफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास प्रायर टू इशू। तो कई बार कंपनी डिवेंचर करके बाद में करती है तो वो नहीं चलेगा, आपको इशू करने से पहले होना चाहिए। अभी कई बार बोलते हैं ना लोन को कन्वर्ट कर लो, तो हाँ। अपने तो कंपनी एक्ट में नहीं कर सकते, प्रेफरेंशियल के रूल लगते हैं। अगर आप कब कर सकते थे उस लोन को कन्वर्ट, जब आपने लोन लेते हुए ये रेजोल्यूशन पास कराया था कि ये लोन सब्जेक्ट टू कन्वर्जन है अंडर 62(3).
इफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास, एक मिनट सर, ये 62(3) क्या क्या बोल रहा है? एक तो ये बोल रहा है कि भाई इस पे ऊपर के यही बोला प्रोविजंस जो नहीं जितना लिखा है लगेंगे। ना हमने कि अगर किसी आदमी ने डिबेंचर इशू किया किसी कंपनी ने, या ऐसा लोन लिया जिसकी टर्म्स में ये लिखा हुआ था कि वो सामने वाले की ऑप्शन से ये कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, तो उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल नहीं लगेंगे, प्रोवाइडेड लोन लेते हुए उसने या डिबेंचर इशू करने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। ओके, पास स्पेशल रेजोल्यूशन प्रायर टू इशूइंग और टेकिंग लोन, इशूइंग डिबेंचर और टेकिंग लोन। लाइक मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए लिया, ठीक है, अब मुझे आपको ये पैसा वापस करना था, तो मैंने बोला आप इसको पैसा वापस नहीं करता हूँ, बदले में शेयर दे देता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या? जबकि मैंने ओरिजिनल एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। नहीं ना, नहीं नहीं। क्योंकि उस टाइम कोई टर्म नहीं थी, कोई शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं थी। लेकिन वही लोन देते हुए अगर मैंने शेयर होल्डर से एक रेजोल्यूशन पास करा लिया होता 62(3) का कि ये जो लोन ले रहा हूँ ये बाद में इक्विटी में कन्वर्ट होगा, और शेयर होल्डर ने बोला हाँ ओके, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनकी कैपिटल कम हो रही है ना, उनकी रेशो कम होएगी, तो अप्रूवल किसकी चाहिए? अगर किसी शेयर होल्डर के पास 40% है, अगर आपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो 40 का 30 रह जाएगा, राइट राइट तो इसलिए उनकी अप्रूवल चाहिए किसी भी चीज़ से राइट सर। जिनकी की परसेंटेज कम होती है। ये स्पेशल रेजोल्यूशन और ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में एग्जिस्टिंग जब होती है तो सबकी सेम रेशो रहती है, परसेंटेज पे कोई चेंज नहीं आता। राइट लेकिन अगर आपने प्रेफरेंशियल कर दी तो उनके वोटिंग राइट्स बदल सकते हैं, राइट सर। तो इसलिए अगर वो अप्रूवल करते हैं तो फिर क्या इशू है? ये पहली लाइन हुई, इसमें कोई डाउट है? 62(3) यूज़ होता नहीं है सर, बोल। अब इसके नीचे करो। ये यूज होता है? बहुत यूज़ कभी होता है, देखा नहीं है मैंने, इसलिए ये होता मुझे है यूज़, ये नाना करने के लिए यूज़ होता है। जब आपका नाना मतलब। जब प्रमोटर बोलता है ये मेरा लोन है, मैं शेयर इसके बदले में मुझे शेयर दे दो, हम्म। तो आप बोलते नहीं नहीं सर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में तो पैसा बैंक अकाउंट में लाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, हम आपको कर सकते थे अगर आपने लोन लेते हुए ये रेजोल्यूशन पास कर दिया होता, तब मुझे वो सारे प्रोविज़न नहीं एप्लीकेबल थे, प्राइवेट प्लेसमेंट और ये सब वाले। क्योंकि अब इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट क्या इशू करोगे? अगर लोन को कन्वर्ट करना है तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट इशू क्या करोगे? उसमें क्या लिखोगे? कौन से बैंक में पैसा डाल, क्या कर? सही बात है सर। क्योंकि लोन ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, सिर्फ शेयर में कन्वर्ट करना है, जिसकी अप्रूवल ऑलरेडी आपके पास है। जब किसी से पैसा लेते हो तब आप उसको ऑफर देते हो कि भैया इतने शेयर ले ले, इतना कर ले, यहाँ तो पूरा कन्वर्ट ही करेगा। राइट ठीक है, अब नीचे क्या राइट बोल रहा है 4 पॉइंट में? इसी डब्बे में ही लगेगा, सब उसी के रिलेटेड है। ठीक है सर। Notwithstanding anything contained in subsection 3, where any debentures have been issued, a loan has been obtained from any government by a company, and if that government considers it necessary in the public interest so to do, it may by order direct that such debentures or loans or any part thereof shall be converted into shares in the company on such terms and conditions as appear to the government to be reasonable in the circumstances of the case, even if terms of the issue of such debentures or the raising of such loans do not include a term for providing for an option for such conversion. ठीक है, तो उसके नीचे एक्सेप्शन लिख, जो भी आपने ऊपर लिखा है डब्बे में, उसी में, उसी फाइल में। अभी आपने पहले क्या लिखा कि हाँ लोन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन कन्वर्जन बाय गवर्नमेंट। हाँ, मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया हो, गवर्नमेंट से आपने लोन लिया हुआ है, उसके गवर्नमेंट एग्रीमेंट से में कोई टर्म कंडीशन नहीं है कन्वर्जन की, हाँ लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं नहीं हमको ये कन्वर्ट करना है, तो एक ऑर्डर पास करके वो आपके उस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टर्म कंडीशन क्यों आई? क्योंकि क्या रेट पे इशू करना है। अगर फेस वैल्यू पे इशू कर दिया सारा तो, और मैनेजमेंट चेंज होगी तो वो फेस गवर्नमेंट वैल्यू। कुछ भी रेट पे इशू कर सकते हैं ना। अगर किसी ने आपने 1 करोड़ गवर्नमेंट से लोन लिया है, कंपनी बोलती है अभी मार्केट में रेट 2,000 रुपये चल रहा है, कंपनी 10 रुपये में कन्वर्ट कर लेती है गवर्नमेंट। राइट गवर्नमेंट को सब राइट है ना, जो टर्म कंडीशन इसमें फील रीजनेबल, तो यहाँ पे जो टेस्ट आएगा वो रीजनेबल का टेस्ट आएगा। इसका आगे डैश लिखो, नो स्पेशल रेजोल्यूशन, नो प्रायर रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, नो प्रायर रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड।
ठीक है, टर्म्स कंडीशन एज गवर्नमेंट में डीम फिट, डैश कर कन्वर्टेड इनटू, कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी ऑन सच टर्म्स एज गवर्नमेंट में डीम फिट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने डीम फिट किया है तो इसका मतलब इसकी अपील का भी प्रोविजन आएगा, तो प्रोवाइडेड दैट में अपील का प्रोविजन है, देखो। Provided that where the terms and conditions of such conversion are not acceptable to the company, it may within 60 days from the date of communication of such order appeal to the tribunal, which shall after hearing the company and the government pass such order as it deems fit. ठीक है, तो इसके आगे लिखो जो आपने लिखा अभी, टर्म्स कंडीशन एज रीजनेबल, डैश 60 days कंपनी कैन अपील टू ट्रिब्यूनल। कंपनी कैन In 60 days, within 60 days. 60 days of order, Within 60 days of order. कंपनी कैन अपील बिफोर NCLT, और NCLT जो ऑर्डर करेगा वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। और 6 पॉइंट, Fifth भी तो बचा हाँ है इसमें फिफ्थ, अभी। हाँ In determining the terms and conditions of conversion under subsection 4, the government shall have due regard to the financial position of the company, the terms of issue of debentures or loans as the case may be, the rate of interest payable on such debentures or loans, and such other matters as it may consider necessary. बस ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इसमें जो तो कुछ ऊपर ऐसा ऊपर जो लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें किस चीज़ों पे हाँ डिसाइड करना है, उसको क्या ध्यान रखना पड़ेगा फाइनेंशियल कि जो पोजीशन लोन जो लिया था आपने, वो लोन्स की टर्म हाँ क्या थी, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी क्या है, उनके बेस पे वो जो इशू प्राइस है, क्योंकि पॉइंट कहाँ आएगा, इशू प्राइस पे आएगा ना, कि गवर्नमेंट किस रेट पे कन्वर्ट कर रही है। कोई राइट रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ भी रेट लगाएगी तो आप थोड़ा ना मान लोगे। तो अगर गवर्नमेंट सब रीजनेबल लगाएगी तो NCLT में जाएगा, NCLT देखेगा कि गवर्नमेंट ने इन सब का रिकॉर्ड किया है, उसके हिसाब से लगाया तो ऑर्डर पास कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। 6 बोलो। where the government has, by an order made under subsection 4, directed that any debenture or loan or any part thereof shall be converted into shares in a company, and where no appeal has been preferred to the tribunal under subsection 4, or where such appeal has been dismissed, the memorandum of such company shall, where such order has the effect of increasing the authorized share capital of the company, stand altered, and the authorized share capital of such company shall stand increased by an amount equal to the amount of the value of shares which such debentures or loans or part thereof has been converted in. तो ये क्या बोल रहा है, अगर किसी कंपनी की 1 लाख की कैपिटल है और 1 करोड़ का लोन था, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का लोन 1 करोड़ के इक्विटी 10 लाख इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया 10 रुपए के, Right. तो अभी अथराइज कैपिटल तो 1 लाख ही थी, तो गवर्नमेंट के ऐसा ऑर्डर पास करने से अथराइज कैपिटल ऑटोमेटिकली उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। अब बैक एंड में कैसे होगी, आपको एप्लीकेशन डाल के ऑर्डर के साथ ROC को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो सिस्टम में चेंज करेगा, इसका फॉर्म नहीं है। Okay, sir. ठीक है, तो ऊपर उसमें क्या आ जाएगा कंडीशन में, ठीक है। हमने क्या लिखा, एक्सेप्शन लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, नो प्रायर रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी सच टर्म एज गवर्नमेंट ने फिर, ठीक है। इसके आगे लिख डीम फिट हैविंग रिगार्ड टू फाइनेंशियल पोजीशन, हैविंग रिगार्ड टू फाइनेंशियल पोजीशन, टर्म्स ऑफ डिवेंचर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद NCLT के बाद डैश मार के लिख ऑथराइज कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड बाय सच अमाउंट, अगर कैपिटल इन MOA automatically increases, in MOA increases automatically with such amount,
ठीक है, इसके ऊपर हेडिंग दे दे कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी, लोन ऑब्लिक डिवेंचर इनटू इक्विटी। 62 3 से लेके 6 तक। ठीक है सर। बोल्ड कर दे इसको और सेक्शन लिख दे 62 3 से लेके 6 तक। ओके, अब ये सेक्शन पूरा क्लियर हो गया आपको? जरा मुझे बताओगी क्या क्या सेक्शन है। ये नीचे 4 5 6 ऊपर उठा ले, उसके डब्बे के ऊपर पेस्ट कर दे। कौन से सर? अच्छा एक मिनट सर, मैं अपना दरवाजा बंद करती हूँ। हेलो। बोल। हाँ सर। 4 5 6 को उठा के डब्बे के ऊपर पेस्ट कर दे। ठीक है, अब समरी में देखो 4 बॉक्स बने। पहला बॉक्स राइट इशू का, दूसरा ईसॉप का, तीसरा प्रेफरेंशियल का और चौथा कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी का। जब चारों में से कोई भी टॉपिक आएगा तो उनका बेस सेक्शन है 62। ठीक है सर। और उसमें से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें उसने बोला कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, चैप्टर 4 का कंप्लायंस चाहिए, रूल्स का कंप्लायंस चाहिए, तो इसलिए हम रूल्स देखेंगे और रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो अभी रूल्स में ना इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है, वो रूल्स खोलो कैपिटल डिवेंचर रूल, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हमने कैसे ईसॉप किया था ना, तो उसमें लिखा था कि लिस्टेड को नहीं एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब एप्लीकेबल है सो लॉन्ग एज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। एक्सक्यूज मी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या प्रोविज़न फॉलो करना है, तो दोनों का हारमोनियस पढ़ना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट, आगे आगे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल। ठीक है, इसका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट्स में एप्लीकेशन को देखो पहले, थर्ड में। देखो क्या क्या किस किस को एप्लीकेबल है ये रूल्स। All unlisted companies, all private companies and listed companies so far as they do not contradict or conflict with any other regulation framed in this regard by the Securities and Exchange Board of India. तो इसका मतलब अगर कोई प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में भी है और सेबी में भी है और दोनों अलग अलग हैं, तो आपको दोनों कंप्लाई करने हैं। Right, sir. इस रूल्स में जो भी लिखा है हम रूल्स पढ़ेंगे और मेन सेक्शन में हम उसको डालते रहेंगे। लेकिन अगर कहीं पे भी लिस्टेड के रेगुलेशंस जो हैं आईसीडीआर रेगुलेशन, उसमें कुछ लिखा है और इसमें कुछ लिखा है और कॉन्ट्राडिक्टरी है, तब तो सेबी प्रिवेल करेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, अलग अलग टॉपिक डील कर रहे हैं, तो फिर दोनों देने पड़ेंगे। Right, sir. तो ये इसलिए बोला। अभी के खाली रूल्स के ना हेडिंग देखो कि इस पूरे रूल्स में कौन कौन से कवर्ड है। ये क्लोज कर दो। जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल है, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, एप्लीकेशन आपने देख लिया। फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के लिए एप्लीकेबल है रूल्स। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स इशू करने में क्या प्रोविज़न लगते हैं, डुप्लीकेट शेयर्स के लिए क्या प्रोविज़न है, फिर शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म्स कैसे मेंटेन करना है, स्वेट इक्विटी शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, Redemption of preference. फिर इशू कहाँ गया आपका ट्रांसफ़र, शेयर ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, फिर ईसॉप के रूल्स वो आपने पढ़े हैं। फिर ये आ गया। ये पीरियड ऑफ नोटिस अंडर क्लास ऑफ सब 62(1) है, ये आपको एप्लीकेबल है राइट इशू के लिए। Right 12 issue में, पहले हाँ। बार देख लो फिर कौन कौन सा। 13 इशू है आपको एप्लीकेबल है, 12 और 13। ठीक है, 14 बोनस इशू जब करेंगे तब आएगा। 15 अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जब आप अथोराइज कैपिटल बढ़ाते हो, ये सब करते हो। 16 आपको ईसॉप के कंटेक्स्ट में था, लोन देना एम्प्लॉयज़ के लिए, तो 12 और 16 ईसॉप के लिए हो गया, बायबैक के लिए है और डिवेंचर्स के लिए है और नॉमिनेशन के लिए। तो हमारे को अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और राइट इशू जो 62 हमने पढ़ा, तो उसमें कौन
हाँ 12 इशू ये 12A सब और ऑलरेडी हम 13, कवर कर चुके। अब 12A और 13 ही हमको पढ़ना है। तो वहाँ से राइट ये पूरा इसके जो रूल्स हैं कंपनीज एक्ट के, प्रेफरेंशियल से लिंक्ड और राइट इशू से लिंक्ड, वो आपको पता चल जाएंगे। ले लो। राइट। For the purpose of subclause 1 of clause A of subsection 1 of section 62, हाँ the time period within which the offer shall be made for acceptance shall be not less than 7 days from the date of offer. तो वहाँ पे जो 15 दिन लिखा था उसको आप 7 डेज कर दो। और ये रूल चाहिए तो कॉपी कर लो नीचे। और 62 जो लिखा था उसके नीचे पेस्ट कर दो, राइट इशू के नीचे। राइट इशू के नीचे पेस्ट करना है। हाँ जिसका जो है उसके साथ ही करो तो पढ़ने में इजी रहेगा। 2 के बाद पेस्ट कर दो। हाँ, सर। ठीक है, तो ये रूल हो गया। अब इसके हिसाब से नीचे क्या फ़र्क पड़ा, उसको ब्लू पेन ब्लू से कर दो नीचे। 15 लिखा था उसको 7 कर दो। जो आप पूछ रही ना 7 आपने ऐसे कैसे लिख दिया। तो आपको तो पता था पहले से। जैसे वहाँ 50 की जगह 200 बोला था वैसे ही इधर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन नीचे देखो। 15 की जगह 7 कर दो और ब्लू कर दो। ठीक है, ब्लू करके बोल्ड कर दो, थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। ये ब्लू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है blue। ये वो डार्क ब्लू है, नेवी वाला ना सर। ठीक है, मैं पर्पज़ ये है कि आपको देखने में समझ आ जाए कि ये जो है वो रूल्स के थ्रू आ रहा है। Rules है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो राइट इशू हाँ का सर। इतना ही लिखा हुआ है जो भी आपने पढ़ा। हाँ तो जी हाँ इसका जी, मतलब बस 7 कर दिया। फ्रीडम है आपको, इसका मतलब फ्रीडम है आपको ऑफर लेटर का फॉर्मेट बनाने के लिए, हाँ जी हाँ रेनउंसिएशन का जी फॉर्मेट बनाने के लिए कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ आपको। हाँ जी। बोर्ड डिस्पोजल के लिए आपको सिर्फ बता दिया कि करना, लेकिन कैसे क्या करना कोई वो नहीं दिया हुआ कि प्रीमियम पे डिस्काउंट पे। सिर्फ इतना ही बोला कि कंपनी को डिसएडवांटेजेस नहीं होना चाहिए। राइट सर। ठीक है, तो ये राइट इशू का इतना ही प्रोविज़न है फॉर ए अनलिस्टेड कंपनी। तो आपको जब भी करना है ठीक है इतना सर। ध्यान रखना है कि इसमें से किसी का वायलेशन ना हो जाए। ठीक है सर। अब आ जाओ प्रेफरेंशियल पे। यस सर। ठीक है, अब कॉपी कर लो ये पूरा नीचे। अमेंडमेंट से ऊपर तक। ठीक है, और सिर्फ यही करना है, इससे जो मेन सेक्शन में क्या अमेंडमेंट आ रही है वो अपने को डालते जाना है उसमें। ओके चलो। जी सर। इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। बोलो। For the purposes of clause C of subsection 1 of section 62, if authorized by a special resolution passed in a general meeting, शेयर्स में बी इशूड बाय एनी कंपनी issued by any company in any manner whatsoever, including by way of preferential offer to any person, whether or not those persons include the persons referred to in clause A or clause B of subsection 1 of section 62, and such issue on preferential basis should also comply with conditions laid down in section 42 of the Act. ठीक है, तो ये वही जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम इसमें कुछ भी नया नहीं है कि अगर आप हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो किसी भी मैनर में किसी को भी आप शेयर इशू कर सकते हो। राइट सर। बस शेयर होल्डर ने हाँ कर दी तो आपको कौन रोक रहा है। हाँ जी। प्रोवाइडेड दैट Provided that in case of any preferential offer made by a company to one or more existing members only, the provisions of sub-rule 1 and provision to sub-rule 3 of rule 14 of companies prospectus and allotment of securities 2014 shall not apply. अभी आपके जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रही थी वो 2 मेंबर को हो रही थी, एक मेंबर था और एक अदर देन मेंबर था। राइट, अब अगर खाली एग्जिस्टिंग मेंबर को ही हो रही है जो कि सेम प्रपोर्शन में नहीं है, तो अभी रूल 14 का ये सब रूल 1 देखो क्या है जो एप्लीकेबल नहीं है, और प्रोविजो टू सब रूल 3 क्या है जो एप्लीकेबल नहीं है। वो चीज़ नहीं करनी है अपने को, अगर खाली हम एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दे रहे हैं।
तो ऊपर रूल है ना, हाँ 14 का रूल है ऊपर देखो। आप प्राइवेट प्लेसमेंट में रूल 14 था ना, और हाँ ऊपर सर उस पे जाओ, किस चीज़ पे एग्जाम्पशन मिल रही है आपको। बोलो रूल ये क्या है? 14 हाँ, रूल 14 में कौन से प्रोविजन की एग्जाम्पशन है अगर आप सिर्फ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रही हो। एग्जिस्टिंग को कर रहे हैं तो कौन किसकी एग्जेम्पशन है? रूल में से कोई हाँ एग्जाम्पशन दिया उसने कि रूल 14 का ये प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, तो नीचे रूल 14 का कौन सा क्लॉज है वो ईसॉप निकालो। वाला होगा, ईसॉप वाला होगा। हाँ नीचे रूल पे जाओ ना, अब देखो कौन सा हाँ ये प्रोविजन, रूल तो ये है सर। अब इसका कौन से प्रोविजन को एप्लीकेबल नहीं है आपको। या पीछे था वो तो। क्या देख रहे हो, नीचे आपने देखा है कि कौन सा प्रोविजन की एग्जाम्पशन है। एक मिनट सर मैं पढ़ लूँ फिर से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही कर रही है, तो रूल 14 के दो प्रोविजन से एग्जाम्पशन है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो दो प्रोविजन क्या है जो नहीं लगेंगे। अगर प्रेफरेंशियल ऑफर हम्म कर रही है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही कर रही है तो हम्म कौन से दो प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस हैं जो नहीं लगेंगे हम्म। रूल 14 की, है ना? तो एक है सब रूल सोचिए 1, रूल्स। एक है सब रूल 1 हाँ और एक प्रोविजो टू रूल 3। 1 क्या है? one company shall not make an offer to subscribe to securities। हाँ ये कह रहे हो सर? तो हाँ, ये प्राइवेट 1 है कैसे ना, ये नहीं लगेगा ना बोल रहे हैं अगर आप एग्जिस्टिंग को कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही कर रहे हो तो आपको स्पेशल तो आपको रेजोल्यूशन ये की जरूरत। ऑफर नहीं बनाना। हाँ नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है ना, कहाँ लिखा है अनलेस द प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड, तो शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ ठीक है सर। पहली और एक एक यहाँ दूसरा क्या था? प्रोविज प्रोविजो टू 3, 3 का क्या प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट। provided that no person other than the person so addressed हम्म तो एप्लीकेशन फॉर्म वाला कंसेप्ट भी नहीं एप्लीकेबल है इसको। ठीक है सर नहीं एप्लीकेबल है। तो दो दो एग्जाम्पशन हो गई उसको, क्या दो एग्जाम्पशन होगी। और मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म ये करना है अब सर। जहाँ पे हमने सेक्शन में लिखा हुआ है वहाँ पे एक्सेप्शन करके डाल दो इसको। हम्म, जहाँ लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, या सेक्शन 42 की कंप्लायंस करनी है वहाँ पे लिखा हुआ है नीचे ये डब्बे तो में। प्रेफरेंशियल में लिखेंगे ना ये? हाँ, हाँ ये प्रोविंशियल यहाँ ही पे। चालू है अभी हाँ हाँ यही तो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। नीचे। ठीक है, अब इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ चैप्टर 3। ऊपर जाओ। एक आप एक काम करो, डब्बा ये रूल उठा के ना उसके ऊपर ले लो, प्रेफरेंशियल के नीचे ही लो, तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से इतना अ- ही लेना ना? हाँ, नहीं यहाँ आगे तो नहीं पढ़ा ये 13 से ठीक लेके है। पूरा ले लो, ये पूरे रूल ले लो ना आपको। पूरे ले लूँ? हाँ, हाँ ये भी सही क्योंकि है। आप बार बार ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, हो गया। नहीं नहीं एक मिनट से कॉपी नहीं हुई है, मैं एक मिनट देख रही हूँ। प्रेफरेंशियल के ऊपर करना है ना मुझे कॉपी, यानी बहुत ही। आपने ये गोच है, मच कर दी। आपने 62 वन मैंने ही सी, कर दी है। कंट्रोल जेड 62 मारो ना, वन सी। कंट्रोल जेड मारो, सारा कंट्रोल जेड से क्या होगा सर? सब वापस पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल जेड करो, नहीं नहीं करो अभी ना। ना क्या करना मैं है? आपने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स डाले हैं जिसके कारण ये चीज़ें हिल रही हैं, जल्दी टेबल डालते हैं। अच्छा तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, वो ऊपर नीचे होते रहते ओके। हैं। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया वन है। एक मिनट, मैं इसे बोलो है ना? कंट्रोल जेड मारो, मैं सामने सामने करा देता हूँ, 2 मिनट रुको, वापस पहले जैसा कर दो। पहले जैसा
ऐसा तो मैंने कुछ गड़बड़ सर ये देख कंट्रोल Z बेटा में सारा जो 62 1B 1C सब एक साथ आ गया ना बिना प्रोविजंस के, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं तो सिर्फ 1C में ही गड़बड़ हो रही है, बाकी सब हाँ तो सही है। कंट्रोल जेड करो ना, वापस पहले जैसा करो, क्या दिक्कत है? कंट्रोल Z करूंगी तो ये हो जाएगा, मैंने अभी कुछ ये करा है ना, कुछ नहीं होगा, तुम ये कंट्रोल जेड कॉपी करो। करा, कंट्रोल Z लो, ठीक, नीचे आ ये गए रूल्स वापस। वापस कॉपी हो वापस गए। आ गए ना, हाँ अब यहीं रुक जाओ तुम अभी, ठीक है? हम्म, रुक जाओ अभी शांति से। अब वो प्रेफरेंशियल के डब्बे में जाओ। हाँ ये है रुक जाओ, गया ना प्रेफरेंशियल का डब्बा? ठीक है, अब ये यहाँ रहा ना पे सर। हाँ, अथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके आगे लिखो नोट एप्लीकेबल इफ ओनली एग्जिस्टिंग मेंबर। ठीक है, फिर नीचे 5 के आगे लिखो एग्जम्पशन टू एग्जिस्टिंग मेंबर, 5वें के आगे फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म, तो इन दोनों को ब्लू कर लो। ये पहला रूल था जो हमने ये पढ़ा, वो बोल रहा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जो 1 वाला रूल था वो एप्लीकेबल नहीं है, और ऑफर डॉक्यूमेंट में जो एप्लीकेशन इंडिविजुअल उसी से आनी चाहिए, वही फॉर्मेट में आनी चाहिए, वो नहीं एप्लीकेबल है। राइट? ठीक है समझ गई। हाँ चलो, अभी आगे लो, वो कॉपी भी करूं ऊपर? बाद में कर लेंगे एक साथ। बस ये 62 का ही, ये 1C का ही गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो सब नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ डब्बा, एक काम करो ये बॉक्स कट कर लो अगर ये पूरा कट होता है, और नीचे पेस्ट कर दो। नहीं सर, 1C का प्रोविजन ही नहीं दिख रहा ना वो मुझे। मैं डाला ही नहीं ना वो प्रोविजन, 1 प्रोविजन कॉपी नहीं किया हाँ आपने तो। हाँ, तो बस यहाँ पे वो प्रोविजन ही नहीं है, तो यहाँ पे वो डाल के इसके ऊपर नीचे रूल्स कॉपी करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ ठीक है ना, अभी पहले वो रूल समझ लेते हैं, बाद में अपन ठीक कर देंगे। हाँ ठीक है सर। तो ये पहला क्लियर हो गया। फॉर दी हाँ पर्पज जी। एक बार पढ़ लो। The purpose of clause C of subsection 1 of section 62 authorized by special resolution passed in a general meeting. Shares may be issued by any company in any manner whatsoever, including by way of preferential offer to any persons, whether or not those persons include the persons referred to in clause A or clause B of subsection 1 of section 62, and such issue on preferential basis should also comply with conditions laid down in section 42 जो सेक्शन of में लिखा है ये तो उसने the रिपीट कर दिया है यहाँ पे, है ना, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी। right. हाँ, फिर प्रोविजन में उसने क्या लिख दिया कि दो चीज़ों से एग्जम्पशन है एग्जिस्टिंग मेंबर को, स्पेशल रेजोल्यूशन से और एप्लीकेशन फॉर्म, उसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही उसको अप्लाई करना है उससे। ठीक है। ये हो गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, Provided further that the price of shares to be issued on a preferential basis by a listed company shall not be required to be determined by the valuation report of a registered valuer. आगे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ दो। For the purpose of this rule, the expression preferential offer means an issue of shares or other securities by a company to any select person or group of persons on a preferential basis and does not include shares or other securities offered through a public issue, rights issue, employee stock option scheme, एम्प्लॉई employee स्टॉक stock purchase scheme, or an issue of sweat equity shares or bonus shares or depository assets issued in a country outside India or foreign securities. ठीक है, पहले आप समझ लो क्या कह रहा है। पहला सेक्शन तो जो सेक्शन में लिखा था वो उसने रिपीट किया, सेकंड में उसने एग्जिस्टिंग मेंबर के केस में एग्जम्पशन दी, फिर थर्ड में क्या बोला, लिस्टेड कंपनी को रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट नहीं लगेगी। फिर प्रेफरेंशियल ऑफर को कैसे डिफाइन किया, इसमें भी वही है, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन है, शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं। हाँ, और इसमें कौन कौन से इशू कवर नहीं है, अगर आप पब्लिक इशू, राइट इशू, ईसॉप, ईएसपीएस, बोनस, स्वेट या डिपॉजिटरी रिसीट कर रहे हो तो आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल नहीं लगेंगे। हाँ ठीक है सर। और 2 में देखो जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन शेयर और अदर सिक्योरिटी मीन्स Security shares, fully convertible debentures, partly convertible debentures, debentures are in the securities which would be convertible into or exchanged with equity shares at a later date. ठीक है, तो यहाँ शेयर को डिफाइन नहीं हुआ, कहीं पे भी आप शेयर को कन्वर्टिबल से टैली नहीं कर सकती थी। जब शेयर और अदर सिक्योरिटी लिखा तो ये अदर सिक्योरिटीज़ को इसने डिफाइन किया है, ठीक। और यहाँ शेयर मतलब इक्विटी शेयर है, राइट?
ठीक है सर। तो अब इसको अपने बॉक्स में लो और उसको वहाँ पे अपन इंसर्ट करते हैं। खाली बॉक्स पे जाओ, अभी वहीं पे अपन समरी में लिखवाते हैं कि क्या पढ़ा अपन ने। ये सब कॉपी कर लूँ। नहीं, कॉपी कुछ नहीं करना, सिर्फ समरी में लिखना है। वो तो 3 चीज़ें तो लिखी है उसने। हम्म, ठीक है, प्राइस डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यू के आगे लिखो नॉट एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी, N.NA टू लिस्टेड कंपनी। यस सर। फिर 6th में डालो, 6 पॉइंट डालो इसके नीचे। हम्म, ठीक है, कभी भी टेबल इंसर्ट करना नेक्स्ट टाइम, हाँ, क्योंकि ये बॉक्स जो है ना वो सारे टेक्स्ट को ओवरलैप करता है। हाँ सर, समझ गई मैं। 6th में डालो कि हाँ। these provisions not applicable to public issue, right issue, ESOP, ESPS, GDR, बोनस, स्वेट। अगर इस टाइप का कोई भी इशू है तो 62(1)(c नहीं लगेगा या उसके रूल्स नहीं लगेंगे। और GDR, ADR, GDR, ADR, स्वेट, बोनस, स्वेट, GDR, ADR, स्वेट भी है। ठीक है, और उसके बाद 7th पॉइंट में लिखो शेयर और सिक्योरिटी इज इक्विटी प्लस इक्विटी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। और वहाँ देखना कि उसने वहाँ फुल्ली कन्वर्टिबल लिखा था कि पार्टली कन्वर्टिबल भी लिखा हुआ था नीचे जो एक्सप्लेनेशन में। ठीक है सर। ठीक है, आ जाओ नीचे। तो फुल्ली लिखा है, फुल्ली पार्टली और भी है, दोनों कवर हो गए, एनी कन्वर्टिबल हो गया। पर इसमें कंपलसरी वाले ही होंगे ना, नहीं नहीं, ऐसा ऑप्शनली नहीं, भी होंगे इसमें। हाँ कन्वर्टिबल होना चाहिए, ऑप्शनली कन्वर्ट, कंपलसरी से कोई लेना देना नहीं उसको। तो अगर आप ये कुछ भी कर रहे हो तो इसलिए हमने वो 3 एग्जाम्पल बनाए। CCPS कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है और कन्वर्टिबल डिवेंचर है। अदर सिक्योरिटी में CCPS आ गया, डिवेंचर में फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर और इक्विटी शेयर में इक्विटी शेयर आ गया। ये 3 एग्जाम्पल अपन ने लिए थे। राइट सर। तो ये तीनों इस प्रोविज़न के कारण इस सेक्शन में कवर हो रहे हैं। और अभी तक हमने Right. सिर्फ इतनी कंडीशन देखी है जो अभी तक आपने पढ़ी है। क्या एक स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकता है, रजिस्टर वैल्यूअर की रिपोर्ट चाहिए और सेक्शन 42 को कंप्लाई करना है और जो इस रूल में लिखा है वो कंप्लाई करना है। इतना ही पढ़ा है अभी तक आपने। राइट सर। ठीक है, अब 2 पे आ जाओ। Where the preferential offer of shares or other securities is made by a company whose share or other securities are listed on a recognized stock exchange, such preferential offer shall be made in accordance with the provisions of the Act and regulations made by the Securities and Exchange Board. And if they are not listed, the preferential offer shall be made in the provisions of the Act and rules made hereunder and subject to compliance with the following requirements. अब कंडीशंस की बात कर रहे थे। ठीक है, अब कंडीशंस आ रहे हैं। तो इसमें पहले क्या बोला, अगर लिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट प्लस ICDR रेगुलेशन, और अगर अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट प्लस रूल्स। तो ये नीचे जो है ना, एंड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, ये यहाँ से चल रही हैं जो हमको सिर्फ टिक मारना है कि एप्लीकेबल है कि नहीं हमारे केस में। फटाफट इसको पढ़ डालते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे तो इतना ही लिखा है, लिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट प्लस रूल्स कंप्लाई करना है। तो रूल्स यही चल रहे हैं। ठीक है सर। और फिर हमने ऊपर पढ़ा है इन रूल्स में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो तो वो एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे देना है। राइट।
लिस्टेड के केस में। हाँ, लाइक जैसे इशू ऑथराइज बाय आर्टिकल, अगर उसमें नहीं कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको इंश्योर करना है कि आपके आर्टिकल में होना चाहिए। राइट सर। क्या क्या कंडीशंस है देखो। Where the preferential offer of shares or other securities made by a company whose share or other securities are listed on recognized stock exchange, such preferential offer shall be made in accordance with the provisions of the Act and regulations made by the Securities and Exchange Board. And if they are not listed, the preferential offer shall be made in the provisions of the Act and rules made hereunder and subject to compliance with the following requirements. Namely, the issue is authorized by its articles of association. The issue has been authorized by special resolution of the members. The company shall make the following disclosures in the explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting pursuant to section 102 of the Act. अब एक एक The आंसर objects देते of रहना, the मैंने issue. आपको अभी प्राइवेट प्लेसमेंट में बताया था ना, तो हर एक का आंसर देते जाओ। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, कि हम किस लिए कर रहे हैं ये इशू, मतलब हाँ क्या क्या, है, प्लांट बनाना है, क्या करना है। कैपिटल एक्सपेंशन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, 5 lakh प्राइस एट विच इज टू बी इशूड, 100 basis on which this has been arrived at, valuation report. relevant date, Relevant date, the date of approval. नहीं जिसके हिसाब से प्राइस आप अराइव किए हो। हाँ तो वो सर हम शेयर होल्डर्स अप्रूवल अभी नहीं ऐसे कैसे, अब सोचो ना, अभी आज आपको शेयर इशू करने हैं, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट किस दिन की निकालोगे? तो अगर इसलिए आगे आगे रेलिवेंट डेट डिफाइन की होगी। जनरली लिस्टेड में क्या रहता है, 30 days प्रायर टू द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो अभी हम रूल्स में देखेंगे अनलिस्टेड में भी एप्लीकेबल है कि नहीं। अब एक छोटी सी चीज़ देखो, अभी जब आपने प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा था तो उसने भी बोला था कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट, और वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, उससे तो एग्जाम्पशन है नहीं। तो जब लिस्टेड कंपनी कर रही है तो उसको 42 के जो एक्सप्लेनेटरी में पॉइंट होने चाहिए वो, प्लस रेगुलेशन में जो लिखा है वो, अनलेस रेगुलेशन में वो सब पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड हो। ठीक है सर। ठीक है, तो रेलिवेंट डेट अभी नीचे अगर इन्होंने डिफाइन की होगी तो ये अब अनलिस्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। उसके एजीएम नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सब इन्फॉर्मेशन हेडिंग के नीचे इन्फॉर्मेशन होनी है। सो अगर वही कंसेप्ट है 30 days प्रायर टू डेट ऑफ जनरल मीटिंग जिसमें अप्रूवल हुई है, तो आपको वो डेट लिखनी है। अब क्लास और पर्सन टू हुम अलॉटमेंट इज प्रपोज टू बी मेड, तो आपके केस में प्रमोटर एंड पब्लिक दोनों हो गए। इंटेंशन ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर टू सब्सक्राइब, आपके केस में डायरेक्टर सब्सक्राइब कर रहा है। हाँ जी। फिर प्रपोज टाइम, अगर आपने बोला हम इतने टाइम में अलॉटमेंट ख़त्म करेंगे, हाँ जी। ठीक है, अनलेस इसमें इन्होंने टाइमलाइन दी हो कि अलॉटमेंट इतने टाइम के अंदर। लिस्टेड कंपनी में 15 दिन का टाइम रहता है, हाँ जी। आप इसमें 12 महीने का टाइम रहता है मोस्टली, तो अभी नीचे प्रोविजंस में आएगा। फिर आगे बोलो 9 नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या चाहिए? The names of the proposed allottees and the percentage of post preferential offer capital that may be held by them. तो उनको प्री क्या एंड क्या नाम किसको कर रहे हैं? उनकी ऑफर और कितनी, उनकी कितनी कैपिटल हो जाएगी शेयर सब्सक्राइब करने के बाद। The change in control, if any, in the company that would occur consequent to the preferential offer. कि Number क्या, of persons क्या to आपका कंट्रोल बदलेगा क्या कि नहीं बदलेगा? number of persons to an allotment of preferential basis have already been made during the year in terms of number of securities as well as price. तो आपको इशू हिस्ट्री देनी है, अभी तक पूरे साल में आपने क्या क्या किया है। Justification for the allotment proposed to be made for consideration other than cash together with valuation report of the registered valuer. ठीक है, अगर आप अदर देन कैश कर रहे हो तो जस्टिफिकेशन देनी है कि आप क्यों कर रहे हो और क्या जस्टिफाइड है उस प्राइस का, और कंसिडरेशन किस बेस पे आई हुई है। The pre-issue and post-issue shareholding pattern of the company in the following format. तो आपको उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है कि हमारे कितने कितने शेयर्स हैं कंपनी में, पहले कितने और अलॉटमेंट के बाद कितने हो जाएंगे। The allotment of securities on a preferential basis made pursuant to the special resolution passed pursuant to sub-rule 2B shall be completed within a period of 12 months from the date of passing of the special resolution. तो आपको 12 महीने का ही टाइम है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अलॉटमेंट करने का। हाँ जी। अब प्रोसेस कैसा है, इधर आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ा था हाँ जी। कि आपको पैस 6 में एंट्री करके 30 डेज में, तो पैस 6 में आप एंट्री कब करोगे? अगर आपने कर दी तो 30 डेज में आपको ऑफर भेजनी पड़ेगी। 6 में सर आपने वो प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा था ना कि पैस 6 में एंट्री, पैस 5 में एंट्री करके आपको 30 डेज में ऑफर भेजनी है।
तो अगर हाँ 12 जी, महीने हाँ का जी, टाइम fine. है और आप पूरा यूज़ करने चाहते हो तो आराम से एंट्री करोगे ना, जल्दी नहीं करोगे। Right, sir, right. आगे एफ। If the allotment of securities is not completed within 12 months from the date of passing of the special resolution, another special resolution shall be passed for the company to complete such allotment thereafter. जी। Okay. The price of the shares or other securities to be issued on a preferential basis, either for cash or for consideration other than cash, shall be determined on the basis of valuation report of the registered valuer. आगे Where convertible अब ये securities are इतना offered on इतना लिखना है पहले, इतनी कंडीशन में लिखना है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब कंडीशनें लिखनी है अपने को नीचे, जितनी पढ़ ली, नहीं तो आगे चलते जाओगे, लिखते जाओ ठीक है आप। सर। वो जो सब्जेक्ट टू कंडीशन है ना, ए बी सी डी करके डाल दो। पहले में लिख दो कि ऑथराइज बाय आर्टिकल, सेकंड स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर थर्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू कंटेन डिस्क्लोजर्स। हाँ, ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है इसमें मैं सारा नहीं लिखती। नहीं, सब नहीं लिखना, सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू कंटेन डिस्क्लोजर। हम कंडीशन लिख रहे हैं डब्बे में कि क्या क्या कंडीशनें फुल करनी हाँ है। सर। ये आ गई ना यहाँ 6 लिखेंगे 7 ना। कंडीशन ही चल रही है ना ये सारी, 7 के बाद। तो कंप्रेहेंसिव कंडीशन सेक्शन पैटर्न एंड रूल्स। हाँ सर। ठीक है, एंटर मार दे। हाँ, 8 में लिख ऑथराइज बाय आर्टिकल, ठीक है। एसआर क्या? स्पेशल हाँ, रेजोल्यूशन। वो ऊपर भी लिखा हुआ है, पहले नंबर पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हाँ, डिस्क्लोजर्स। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू कंटेन प्रिस्क्राइब डिस्क्लोजर्स। फिर अलॉटमेंट टू बी डन विद इन 12 मंथ्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, उसी का लिख फेलिंग विच टू पास अगेन। टू पास फ्रेश रेजोल्यूशन। ठीक है, यहीं तक पढ़ा अभी तक हमने। हाँ, नीचे चलो रूल्स पे। ठीक है, 2 पेज पढ़ लिए, 2 पेज की समरी इतनी थी। एक और क्या है ना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पे है ना एक सर। चीज़ और गई कि कंसिडरेशन अदर, अभी दोबारा जब लिखेंगे तब लिखना है इसको। हाँ? नीचे की जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है, देखो कैश। हाँ, वैल्यूएशन रिपोर्ट पे determine। वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है उसमें, तो ये रिपीट ही हो रहा है। आगे Where convertible securities are offered on a preferential basis with an option to apply for and get equity shares allotted, the price of the resultant shares pursuant to conversion shall be determined either upfront at the time when the offer of convertible securities is made on the basis of valuation report of the registered valuer given at the stage of such offer, or at the time which shall not be earlier than 30 days to the date when the holder of convertible security becomes entitled to apply for shares on the basis of valuation report of the registered valuer given not earlier than 60 days of the date when the holder of convertible security becomes entitled to apply for shares, provided that the company shall take a decision on subclause I1 or 2 at the time of offer of convertible security itself and make such disclosure under subclause 5 of clause D of sub rule 2 of this rule. ठीक है। अब ये बहुत घुमा है, मैं बहुत इजीली और डब्बे में एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। हाँ, मतलब इसको मैं दोबारा ही पढ़ने जा रही थी क्योंकि मुझे कुछ नहीं नहीं, समझ में आया। मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर पढ़ना। हाँ हाँ सर। जो हमने एग्जांपल में डिबेंचर्स का एग्जांपल लिया था ना, उसको ले लो। इसको रेडी कर लो एक बार, चलो।
नहीं नहीं वहीं Red रखो, क्यों वहीं पे करना है? वहीं पे रखो, कंट्रोल Z, सिर्फ रेड कर लो उसको। अच्छा हाँ जी। ठीक है, ओहो। अब यहाँ पे देखो, आप इतना रेड नहीं, टेक्स्ट रेड। हाँ ठीक होगी, कंट्रोल Z। खून पी, खून जैसा हो गया ये। क्या हो गया सर? अब ये बताओ, ये हाँ जी। कौन सा, वहाँ पे दो केस लिखे हुए थे, कन्वर्जन प्राइस अपफ्रंट डिसाइड करना या बाद में डिसाइड करना। ठीक है, हाँ हाँ, तो अब ये जरा पढ़ो, ये कौन सा केस है, अपफ्रंट वाला है कि बाद ये तो वाला है? अपफ्रंट वाला है, अपफ्रंट कि वाला हमने है जो हमने लिख अपफ्रंट ही दिया है डिसाइड कर दिया, तो इस टाइम जो 10 रुपये ईच आया, ये किस बेस पे आया, उसके आगे ब्रैकेट लिखो। वैल्यूएशन। हाँ, उस टाइम हुआ, ईच के 10 ईच के बाद इक्विटी शेयर, नहीं नहीं यहाँ पे नीचे नीचे वैल्यूएशन तो शेयर्स का हो रहा है ना। अच्छा ये 10 रुपये का जो रेट हाँ आया, ब्रैकेट में लिखो, हाँ। बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। जब हमें डिवेंचर ऑफर कर रहे थे, उसी स्टेज पे वैल्यूएशन रिपोर्ट ले ली थी आपने। ठीक है, ये एक तरीका है। खाली इसको ब्लू कर दो, जो आपने लिखा अभी, क्योंकि रूल से आ रहा है। ठीक है, अब ये एग्जांपल कॉपी करो, अब इसकी थोड़ी वर्डिंग चेंज करते हैं, या नीचे वाले को चेंज कर लो। चलो, नीचे CCPS है ना, हाँ, इसमें जो लिखा है कन्वर्टिबल, उन्हें नहीं, ऊपर एग्जाम्पल में कन्वर्टिबल इनटू, अब ये 50 लाख है, 10 रुपीज़ हटा दो, नीचे थर्ड एग्जाम्पल में। किसमें? इसमें? हाँ, अच्छा, बट हाँ 50 लाख हटा दूं? ये दोनों हटा दो, इक्विटी शेयर्स भी हटा दो, सब हटा दो, ऑफ रुपीज़ 10 हटा दो। मैं वर्डिंग चेंज करा रहा हूँ, अब ये फ्यूचर की वर्डिंग डलवा रहा हूँ, तब आप निकालोगी कि हाँ इसका प्राइसिंग कैसे होना है। इक्विटी शेयर और ठीक रुपीज़ है। हटा, ये भी हटा दो। ठीक है, कन्वर्टिबल इनटू, कन्वर्टिबल आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, on the basis of valuation report ठीक है, टू बी टेकन एट दैट टाइम। अब अगर हमने ऐसा लिख दिया, तो अब हमारे को क्वेश्चन आएगा कौन सी डेट की लेनी है, कब लेनी है। अब वो नीचे रूल्स को पढ़ो इस कंटेक्स्ट में, कि अब हाँ वो जी सर। अगर सपोज आपने 1 जनवरी 2022 को 1 साल पूरा हो रहा है उसका, ठीक है, तो अब वो कौन सी डेट से पकड़ना है और क्या पकड़ना है, वो रूल्स में लिखा हुआ है। ठीक है सर। वैल्यूएशन रिपोर्ट कौन सी डेट की करानी है, नीचे आओ, रूल्स में आओ। Yeah. Where convertible securities are offered on a preferential basis with an option to apply for. अच्छा, earlier than 30 days to the date and when the holder of convertible entitled to apply on the basis of not earlier than 60 days of the date when the holder of convertible security becomes entitled to apply for the shares. अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। 1 जनवरी 2022 को आपने शेयर इशू किया, राइट, उसके बाद 1 साल बाद आपने बोला तुम एंटाइटल हो जाओगे 1 जनवरी 2023 को। अच्छा। अब 1 जनवरी 2023 को आप एंटाइटल हो गए, तो which at the time we shall not be earlier than 30 days to the date when the holder becomes entitled to apply। हाँ तो इसका मतलब वो जिस दिन एंटाइटल हो रहा है उससे 1 महीना पहले राइट। आपको प्राइस डिटरमाइन करना है कि भाई हमें तेरे को किस रेट पे देंगे। तो एक बोर्ड मीटिंग होएगी ये बोलते हुए कि भैया हमने डिवेंचर इशू किए थे, अब उसका कन्वर्जन प्राइस डिटरमाइन करना है अपने को। राइट। वो 30 डेज से अर्लियर नहीं हो सकती।
Right, sir. ठीक है, 30 दिन से पहले की। और उसके बाद रिपोर्ट कौन सी डेट की लेनी है? ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द गिवन नोट अर्लियर देन 60 डेज 60 ऑन विच एंटाइटल टू अप्लाई। तो अगर ये सोचो कि 30 दिन से पहले आपको डिसाइड नहीं करना और 60 डेज से पुरानी रिपोर्ट नहीं लेनी, तो 2 महीना पहले ही आपको डिसाइड करना है ये सब। Yes, sir. 1 जनवरी 2023 को अगर वो एंटाइटल्ड हो रहा है तो उससे 30 डेज अर्लियर क्या हो गया? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर तक आप नहीं डिटरमाइन कर रहे हो, लेकिन 1 Right. नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में आपको डिटरमाइन करना है। और रिपोर्ट जो है वो आपकी 1 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच की 30 नवंबर के बीच की होनी चाहिए। Right, sir. तो ये प्रोसेस कैसे चलेगा? जब आपको पता चल रहा है कि मेरे डिबेंचर ड्यू होने वाले हैं 2 महीने बाद, तो आप रजिस्टर वैल्यूअर को बोलोगे रिपोर्ट लाओगे। 60 दिन से पुरानी रिपोर्ट नहीं हो सकती उस दिन की अलॉटमेंट, जिस दिन भी वो ड्यू हो रहा है। Right. और उस रिपोर्ट के बेस पे आप बोर्ड मीटिंग पे प्राइस डिटरमाइन करो। जरूरी नहीं है ना एग्जैक्ट वही प्राइस डिटरमाइन करना है, तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि वही रखना है कि ऊपर लेना है कि क्या करना है। ठीक है। तो अब ऊपर के एग्जाम्पल में इसकी अगर डेट्स लिखेंगे, हम लोगों ने जब भी लिखा, अपने एग्जाम्पल पे जाओ ऊपर। हाँ, तो सेकंड केस में जो आपने लिखा 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, नहीं नहीं ये नीचे वाले में, तो नीचे उसके 3 डेट डाल दो ना। अच्छा। डेट ऑफ एंटाइटलमेंट डाल दो, डेट ऑफ एंटर मारो, डेट ऑफ इशू डाल दो, डेट ऑफ इशू और डिवेंचर। लिखो 15 जनवरी 2021। ठीक है। प्राइस टू बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। एंटाइटलमेंट लिखो, कन्वर्जन नहीं एंटाइटलमेंट। अब लिखो डेट ऑफ एंटाइटलमेंट 15 जनवरी 2022। ठीक है। डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एनी डे प्रायर टू 15 दिसंबर 2021। क्योंकि 30 डेज अर्लियर नहीं हो सकता था। ठीक है। और उसके नीचे डेट ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, एनी डे आफ्टर 15 नवंबर। 14-15 चलेगा, पर कंसेप्ट समझा रहा हूँ। नवंबर क्यों? क्योंकि 60 डेज पुरानी नहीं हो सकती। राइट। तो इसका मतलब अगर रिपोर्ट 15 तारीख के बाद आने वाली है और प्राइस आपको 15 तारीख से पहले डिटरमाइन करना है, तो आप इसका प्राइस कब डिटरमाइन करोगे? रिपोर्ट 15 तारीख के बाद आने वाली हो, प्राइस हमें 15 दिसंबर से पहले डिटरमाइन करना है। हाँ, तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ही करोगे ना, के बीच में कर लेंगे कभी भी। तो दैट मीन्स सेकंड मंथ हो गया ना। हाँ, बेसिकली उन्होंने 60 डेज वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए दिए और 30 दिन उसके लिए दिए हैं प्राइस हाँ, के लिए, तो तो मतलब 30 से 60 दिन के बीच में ही होगा। बस तो समझ गए ना। तो 30 से 60 दिन बिफोर द डेट ऑफ एंटाइटलमेंट आपको प्राइस डिटरमाइन करना है और ये अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इसको इंटीमेट करना है। अब वो प्रोविजन क्लियर है जो वहाँ लिखा हुआ था राइट सर। कि अभी आप 2 तरीके से कर सकते हो कन्वर्टिबल। एक तो जिस टाइम इशू करो तभी लिख दो, आज ही रिपोर्ट ले लो और आज ही लिख दो कि हम इस प्राइस पे इशू करेंगे। क्यों नहीं करते? यस सर। क्योंकि उस टाइम कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी हमें क्या मालूम। तो आज के बेस पे करेंगे तो रिस्की है ना कि सस्ते में जा सकता है। राइट सर। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि जब आपका एंटाइटलमेंट होगा उस टाइम वैल्यूएशन निकालेंगे और तब देखेंगे। ठीक है।
तो ये लॉजिक है उसके पीछे। ठीक है, चलो आगे चलो रूल पे। ये मैं क्या हो गया बस, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तेरा भी हो 2 गया घंटे का ही सर, कंसंट्रेशन है। आपको कैसे पता? हाँ दिख रहे हो, हाँ। हर एक की लिमिट होती है, मैं कोई sure। कोई और है किसी का जिसका 1 घंटे का है। आपका कितना है सर? आपका मेरा तो चल रहा बहुत है तो सारे मैं तेरे घंटे। सामने ही लगा पड़ा है। Where shares or other securities हाँ। are to be allotted for consideration other than cash, the valuation of such consideration shall be done by a registered valuer who shall submit a valuation report to the company giving justification for the valuation. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो उसका वैल्यूएशन भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा जस्टिफिकेशन देते हुए। Right, sir. हम्म। Whether preferential offer of shares is made for a non-cash consideration, such हम्म। non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of accounts of the company. Where the non-cash consideration takes the form of a depreciable or amortizable asset, it shall be carried to the balance sheet of the company in accordance with the accounting standards. हाँ, अब ये समझो कि क्या बोल रहे हैं आप, किसके अगर असेट के अगेंस्ट में, बिल्डिंग के अगेंस्ट में शेयर दे रहे हो तो बिल्डिंग कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में, तो वो असेट Right. साइड में आएगी। अगर आप सपोज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में उसको शेयर दे रहे हो तो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर कहाँ जाएंगे? P&L में। Right. तो वो क्या बोल रहा है, जिसके अगेंस्ट में आप दे रहे हो वो अगर असेट है या एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो P&L में डेबिट कर दो, बदले में शेयर्स दे दो, और असेट है तो असेट में ले जाओ। Right. Sir. और एक्सप्लेनेशन। For the purpose of these rules, it is hereby clarified that till a registered valuer is appointed in accordance with the provisions of the Act, the valuation report shall be made by an independent merchant banker who is registered with the Securities and Exchange Board of India or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of 10 years. The price of shares or other securities to be issued on preferential basis shall not be less than the price determined on the basis of valuation report of the ठीक registered है, तो अभी banker. रजिस्टर वैल्यू की रिपोर्ट लेनी है, रिपोर्ट लेने के लिए ये नहीं लिख रहे कि प्राइस कितना लेना है, एग्जैक्टली सेम लेना है क्या? तो वो नहीं बोल रहा है, उसे इतना ही बोल रहा है, उसे उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा रखने की पावर है। तो अब आप इस कंडीशंस में जाओ, और ये जो कंडीशंस आई हैं अभी, एक आई है कंसिडरेशन अदर देन कैश, एक कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का प्राइस, और एक ये वैल्यूअर की रिपोर्ट। ये 3 चीज़ें लिखो, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। वैल्यूअर का एक तो ये वाला आ गया कि एक ये आ प्राइस जो गया, है एक कंसिडरेशन अदर देन कैश का आ गया कि आपको उसका रिपोर्ट लेनी है। वेरी नॉन कैश कंसिडरेशन। हाँ ठीक है। और एक आपने जो भी वो प्राइसिंग ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी पढ़ा वो आया, वो तो हम लिख चुके हैं ना सर। वो खाली ऊपर लिखा है, कंडीशंस में नहीं लिखा, अच्छा बॉक्स में। क्योंकि आप बॉक्स रिव्यू करोगे ना कि आपको सब समझ आ गया कि नहीं, कंडीशन थोड़ा रिव्यू करो। ठीक है, 6 के बाद 7 ले ले। 7 तो हो गया। अच्छा 6 हाँ, ये ये सब हो तो गया। और भी हो रखा है। ठीक है, एंटर। अभी एंटर करना पड़ेगा। अब नीचे जा रहा है। ठीक है, चल लिखना तो लिखती जा, ऊपर जाएगा तो उस ADR के बाद स्पेस कम कर ले। हाँ ठीक है। 11th क्या हो गया कंडीशन कि कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का प्राइस अप फ्रंट या लेटर डिटरमाइन करना है। प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, द कन्वर्जन प्राइस of convertible security upfront or later to be decided upfront or later based on registered value report. ठीक है, ऊपर के स्पेस कम कर ले, वेयर एट एनी के ऊपर वाला, इशू के ऊपर वाला, तो और 2 लाइन मिलेगी तेरे को। ऊपर भी कम कर ले, जहाँ पे राइट मूव एकेडमी से ऊपर कम कर ले, 2 लाइन है। ये तो बहुत कम हो सकता ठीक है, ये एक कंडीशन थी। उसके बाद है जी। कंसिडरेशन अपना नॉन कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ, कंसिडरेशन अदर देन कैश टू बी वैल्यूड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर विद जस्टिफिकेशन।
ठीक है, एंड आइदर एंड सच कंसिडरेशन, उसी के आगे, एंड कंसिडरेशन टू बी carried out to balance sheet or expensed out in P&L. carry to balance sheet है ना? Carried to balance sheet or expensed out in P&L. P&L. और लास्ट लिख दे इशू प्राइस नोट टू बी लेस देन वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ issue price not less than price determined by registered valuer. ठीक है, फुल स्टॉप मार। अभी 13 कंडीशंस आई, अभी 13 कंडीशन एकदम स्पीड से मेरे को पढ़ दे तो मेरे को समझ आ जाएगा, तेरे को प्राइवेट प्लेसमेंट विद प्रोफेशनल अलॉटमेंट समझ आ गया। It should क्योंकि be आपको authorized by ये special. प्लस और ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो प्राइवेट, वो दोनों कंप्लाई करने हैं। बोलो। So authorized by special resolution होना चाहिए। हाँ ये वाला जो पर्सन है, he may be a member or employee of the company and may not be a member or employee of the company. हाँ इशू जो है ये कैश में भी हो सकता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी हो सकता है। जो भी प्राइस है वो वैल्यूएशन रिपोर्ट से रजिस्टर्ड वैल्यू डिटरमिन करेगा। लिस्टेड कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं है, वो मार्केट मैकेनिज्म से होगा। सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ सो बेसिकली सारी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो सेक्शन 42 की सारी कंडीशंस हैं उसके वो भी सारी लगेंगी इसमें। और ये जितना ब्लू में लिखा है वो भी लगेगा। हाँ नहीं, ये तो एग्जेम्पशन टू एग्जिस्टिंग मेंबर फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म है ना। अगर कोई राइट इशू जिसको हो रहा है उसको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। राइट इशू नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर को ही दे रहे हो आप तो, सबको प्रोपोर्शनेट नहीं दे रहे हो, केवल एक ही मेंबर को या एक से ज्यादा मेंबर को दे रहे हो, पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोविजंस है पब्लिक इशू, राइट इशू, ईसॉप, एएसपीएस, बोनस, वेट, जीडीआर और एडीआर पर नहीं लगेंगे। तो जो शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं वो इक्विटी भी हो सकते हैं, इक्विटी कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। अलॉटमेंट जो है वो विद इन 12 मंथ्स ऑफ पासिंग ऑफ एसआर हो जाना चाहिए, नहीं तो दोबारा कन्वर्जन, हाँ नहीं तो दोबारा पास करना पड़ेगा। कन्वर्जन प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो है वो शुरू में भी डिसाइड हो सकता है, जैसे हमने 100 रुपीज लिखा होता है, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट वुड बी डिसाइडेड ऑन सच एंड सच डेट एट सच एंड सच टाइम। उसमें वो 30 और 60 डेज वाला फंडा है कि 60 डेज पुरानी वैल्यूएशन रिपोर्ट और 30 डेज मिनिमम 30 डेज पुराना 30 डेज से पहले 30 से 60 डेज के बीच में करना है प्रोसेस डिटर्मिनेशन का। हाँ हाँ सर, तो कंसिडर अदर देन, हाँ सो बेसिकली कोई भी कंसिडरेशन जो कैश में नहीं है दैट हैज टू बी वैल्यूड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और उसको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि इक्विटी उसके बराबर हो रहा है। और वो जो कंसिडरेशन है वो तो बैलेंस शीट में, अगर कोई एसेट वैसेट मिल रही है तो वो बैलेंस शीट में चली जाएगी और या फिर वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, फिर इशू प्राइस नॉट लेस देन प्राइस डिटरमिन्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो इशू प्राइस जो भी है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने जो प्राइस डिटरमिन करा उससे कम नहीं है। हाँ, तो अब मुझे आप बताओ, अभी प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वीज़ कल से पहले और अभी में आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ हाँ, मतलब पता बहुत कुछ चल गया ना, बस अब वो ये है कि अभी ऐसे रट्टा तो नहीं रहेगा। रट्टा नहीं, पर कंसेप्ट समझ गया कि क्या है चल रहा है, दोनों में क्या कह रहे हैं, कि कौन से में क्या लगाना है, फिर उसमें क्या बोल रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ ना, सिर्फ इतना लिखा है स्पेशल रजिस्टर रजिस्टर वैल्यू कर रहा है ये, और वो सिर्फ ऑफर का प्रोसीजर दे रहा है। राइट। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी, कुछ ऐसे भी हो गए ना जो प्रेफरेंशियल जहाँ पे लग रहा है, पर वैसे तो सब जगह ही प्राइवेट प्लेसमेंट भी लग रहा है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रेफरेंशियल नहीं लगेगा। हाँ, मतलब ये वाइस वर्सा नहीं है। अगर आप नॉन कन्वर्टिबल इशू कर रहे हो तो आपको सिर्फ 42 लगेगा, आप कन्वर्टिबल इशू कर रहे हो तो 42 प्लस 62 लगेगा, क्योंकि 62 में लिख दिया कि 42 भी एप्लीकेबल है। हाँ जी। सो वैसे जो ये है 62, दिस इज फॉर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल बोथ, बट सिर्फ क्योंकि लिख दिया है इसलिए। क्या चीज? मैं नॉन कन्वर्टिबल इसके लिए नहीं ना,
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 62(1)(c) में शेयर और अदर सिक्योरिटी लिखा है और उसको उसने डिफाइन किया इक्विटी और इक्विटी कन्वर्टिबल। अगर इक्विटी कन्वर्टिबल हाँ, नहीं तो- है हाँ, डिबेंचर्स होंगे। तो वो तो 42 में ही जाएगा ना सिर्फ, राइट 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 या फिर ऊपर राइट इशू में जाएगा, क्योंकि राइट इशू में शेयर्स मतलब राइट प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर कोई भी हो सकता है। राइट सर। ठीक है, तो ईसॉप जब भी ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी और इक्विटी कन्वर्टिबल के लिए है। और अगर आपको दूसरों को देना है, प्रेफरेंस देना है या डिबेंचर देना है, तो सिर्फ सेक्शन 42, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट Yes. बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, राइट सर। या उल्टा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सो एंड शो ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। ठीक है, ठीक है सर। करूँ स्टॉप?